वो भी पढ़ेंगे. So digitalis produces diuresis in congestive heart failure patients. It increases excretion of sodium and water by the kidneys. यूरिन बन रही है, मतलब सोडियम और वाटर हमारी बॉडी से निकल रहा है. देयरफॉर ईडिमा जो है वो सर्कुलेशन में आ जाता है. नो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रेजेंटेशन होती है कि हमारी बॉडी में से फ्लूइड कम हो गया है, तो अब ये जो ईडिमा वाला फ्लूइड था ये वापस से वेसल्स में चला जाएगा. सो इस वजह से ईडिमा ठीक हो जाएगा. डिजिटलिस हमें थोड़ा सा नोजिया एंड वोमिटिंग करा सकता है ये. So this is the effect, but how do we use it therapeutically? It is used in the treatment of congestive heart failure as it increases stroke volume and cardiac output. Stroke volume मतलब again ejection fraction जो मैं बोल रहा हूँ, हर contraction पे कितनी ज़्यादा volume निकल रही है वो बढ़ जाता है, and also the cardiac output eventually. Other uses of digitalis is atrial fibrillation, like I said, कभी कोई fibrillation है, arrhythmia हो गया है, या atrial flutter. Flutter is जब बहुत ज़्यादा जो है fibrillation होने लगे, that is atrial flutter. उसको normal regularize करने में भी digitalis का use होता है. Other similar drugs that are used in congestive heart failures are bipyridine compounds. That was congestive heart failure. Now is anti-arrhythmic agents. Anti-arrhythmics, anti मतलब against, और ए मतलब जो अरिदमिया हो गया है, मतलब जो रिदम चेंज हो गई थी, दैट इज अरिदमिया, एंड उसको खत्म करने वाले एंटी अरिदमिक एजेंट्स. द पिक्युलरिटी ऑफ हार्ट टिश्यू इज दैट इट जनरेट्स इट्स ओन पल्स. अंडर द नॉर्मल कंडीशन द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज एसए नोड. एसए नोड जो है वो पल्सेस जनरेट करता है हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट में. इज श्वेता देयर? नो. Audible, sir. You are audible. So these impulse generated here is transmitted throughout the day by the fine network of the conducting fibers known as the Purkinje fibers. ये जो है conduction of those impulses they carry out. जब कभी मायोकार्डियल इश्चीमिया हो जाता है, चलो लेट्स टॉक अबाउट मायोकार्डियल इश्चीमिया. इश्चीमिया इज बेसिकली जब किसी जगह पे ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, दैट इज नोन एज मायोकार्डियल इश्चीमिया. दैट इज नोन एज इश्चीमिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ब्लड सप्लाई. तो अगर हमारे किसी हार्ट के किसी वेसल में, जो हमने कोरोनरी आर्टरीज की बात करी अभी, ऊपर हमने पढ़ा एथेरोस्क्लेरोसिस. बेसिकली एथेरोस्क्लेरोसिस क्या हो जाएगा? व्हेन देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ फैट इनसाइड द वेसल्स, तो उसकी वजह से जो है वो जो हमारी आर्टरीज का पाइप है, जो गैप वॉल्यूम है, ल्यूमन है, वो छोटा हो जाएगा. सिंपल सी बात है, घर का वॉश बेसिन है, वॉश बेसिन के पाइप में जो है काई जम जाती है तो उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, पानी का फ्लो कम हो जाता है. वैसे ही वेसल्स में फैट डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है. अब वहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गई, कोई थ्रोम्बस आके, कोई क्लॉट आके रुक गया है, या वो एथेरोस्क्लेरोसिस इतना ज़्यादा हो गया कि बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, तो उस जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वहाँ पे टिश्यू जो है डेड होने लगेगा. दैट इज इन केस ऑफ हार्ट इज नोन एज मायोकार्डियल इश्चीमिया. और देयर कैन बी एनी इंजरी टू द हार्ट, जैसे मायोकार्डियल मतलब मसल के जो फाइबर्स हो गए, वो उसकी वजह से वो अपने आप ही पल्सेस जनरेट करते हैं. जो पहले एसए नोड करता था उसकी बजाय अब हार्ट के ही फाइबर्स जो हैं वो पल्सेस जनरेट करने लगेंगे. देन एरिथमिया हो जाएगा. वो जो एक सिंगल जगह से प्रोड्यूस हो रहे थे तो रिदम थी, अब कहीं और से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एरिथमिया हो गया. Now, these cardiac arrhythmias is a group of disorder which are characterized by abnormal cardiac rhythm and arise as a result of two things. Either disorders of impulse formation, या तो जो फॉर्मेशन हो रही है इम्पल्स की वो गड़बड़ हो गई है, या वो जनरेट तो ठीक हो रही है बट उसकी कंडक्शन में देयर इज प्रॉब्लम. दिस कुड बी द रीजंस फॉर एंटी अरिथमिया, फॉर इरिथम्स. नाउ कार्डिक अरिथमियाज, द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्डिक अरिथमियाज दो तरह के हो सकते हैं. टैकी अरिथमियाज, टैकी मतलब जहाँ भी टैकी आ जाएगा वहाँ ज़्यादा, मतलब रिदम्स एरिथमिया जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें पल्स जो होगी वो मोर देन 100. ब्रेडी एरिथमियाज मतलब हार्ट रेट कम होना और एरिदम होना, तो उसमें जो हार्ट रेट होगा वो 50 to 60 हो जाएगा, जो कि नॉर्मल 70 रहता है. नाउ इंपॉर्टेंट एंटी एरिथमिक ड्रग्स, दीज आर क्विनिडीन. ये जो हमारा मलेरिया में क्विनीन हम यूज़ करते हैं उसी की फैमिली से है. इट्स अ सोडियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, रिजल्ट्स इन डिप्रेशन ऑफ एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक टिश्यूज. सोडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्स. सो जो सोडियम चैनल है
उसको वो ब्लॉक कर देगा, देयरफॉर सोडियम हमारे मसल्स में कम जाएगा, सेल्स में कम जाएगा, तो उनकी जो एक्साइटेबिलिटी है कार्डियक टिश्यू की वो कम हो जाएगी। अब जब वो कम हो जाएगी तो पेसमेकर एक्टिविटी कम हो जाएगी, दस फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज डिक्रीज्ड। इस तरह से जो रिदम्स हैं, ज़्यादा रिदम्स एरिथमियाज होती वो कम हो जाएंगी। इट इज इंडिकेटेड इन प्रिवेंशन ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज, जब बहुत ज़्यादा हार्ट रेट हो गया उसमें ये यूज होगा। Then there is amiodarone. It is a long-acting antiarrhythmic drug. It is indicated in tachyarrhythmias which are not treated by other medicines. Then amiodarone is given. Then there is beryllium. It has no action on heart. It has direct action on the heart muscles. So it is used in the treatment of ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. जब हमारे ventricles में tachycardia है, then it is used. Next is anti-anginal drugs. Angina pectoris is a symptom of ischemic heart disease. Ischemic heart disease मतलब like I said, ischemia क्या हो गया? There is decreased oxygen supply to the heart tissues. तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक सिम्टम हो जाएगा। नॉर्मली हो सकता है दैट ऑक्सीजन की इतनी रिक्वायरमेंट किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हार्ट में नहीं है, बिकॉज ऑफ विच it is manageable. But if you supposedly you are running or doing some strenuous exercise in which your heart activity is increased, now at that point of time when heart activity is increased, the oxygen requirement is increased. If there is ischemia, then this angina will set in, because now the oxygen requirement is more. It develops as a result of imbalance between the oxygen supply and oxygen demand of the heart muscles. The decrease in heart perfusion is due to deposition of atherosclerotic plaques in the blood vessels. जो भी atherosclerosis हमने पढ़ा, these plaques are due to accumulation of cholesterol and other lipid compounds which develop as a patch or near side of the blood vessels. देन इसमें आते हैं नाइट्रेट्स। इफ़ यू रिमेंबर, हम लोग जब ड्रग्स की बात कर रहे थे, मेडिसिन की बात कर रहे थे, उसमें डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे। उसमें एक था सबलिंगुअली, कि टंग के नीचे दवाई रखी एंड वो गेट एब्जॉर्ब क्विकली। उसमें हमने पढ़ा था ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से थी। सो दिस इज द सेम ड्रग. Glyceride trinitrate is a prototype member of this drug group. It releases nitrite ion, which is further metabolized to nitrous oxide. Nitrous oxide released by GTN leads to the relaxation of blood vessels. Both large arteries and veins are dilated by the GTN, but the action on veins is more prominent. It is used as sublingual tablet in the emergency treatment of angina pectoris. So क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया that it causes relaxation of blood vessels, तो जो ल्यूमेन हमारा छोटा हो गया था, ब्लड फ्लो में दिक्कत हो रही थी, वो अब ब्रॉड हो जाएगा। वो ओपनिंग अंदर से एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक तो उतना ही रहा, बट वो पाइप का जो डायमीटर है वो बढ़ गया है, तो उस वजह से ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है, तो एंजाइना में रिलीफ मिलता है। It can also be used intravenously in the management of unstable angina, in coronary vasospasm, left ventricular failure, which is accompanied by MI, that is heart attack, hypertension, and also during cardiac surgeries. Other anti-anginal drugs, they are dipyridamole. It is a coronary dilator claimed to dilate coronary resistance vessels. Again, क्योंकि वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड मीट करेगा, तो जो है एंजाइना में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट इज एंटी हाइपरटेंसिव एंड वेसोडाइलेटर्स. सो हाइपरटेंशन इज बेसिकली व्हाट, दैट इज द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर कहाँ इंक्रीज होगा? ऑन द वॉल्स. जैसे कोई पाइप में पानी जा रहा है, तो वो पानी जो पाइप की जो पाइप पे कितना प्रेशर लगा रहा है उनकी साइड्स पे, दैट इज द प्रेशर. सो सिमिलरली इफ द ब्लड इज फ्लोइंग, द प्रेशर दैट द ब्लड इज अप्लाइंग ऑन द वेसल्स, vessel wall, that is known as the blood pressure. Now very important thing to note that there are two types of hypertension. If blood pressure increases, this is known as hypertension. Normal blood pressure normotension, low blood pressure hypotension. ठीक है. So there are two types of hypertension, essential or primary hypertension and secondary hypertension. मोस्ट ऑफ द केसेस जो आप हाइपरटेंशन के सुनोगे देखोगे, दे विल बी एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन. इसका मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन मतलब कि पहली चीज हाइपरटेंशन ही है, देयर इज नो अदर थिंग
apart from hypertension that is causing hypertension. I mean, if I have hypertension and I'm otherwise absolutely fine, I have no heart related problem, no kidney related problem, no cholesterol related problem, everything is fine, there is no other disease in me, iska matlab I am having primary hypertension or essential hypertension. There is where the cause of rise in blood pressure is not known. Secondary hypertension is there was some other disease because of which their hypertension has occurred. Supposedly a person has some defect with his kidneys, तो उसका renin angiotensin system होता है, RAS system होता है. If that gets affected, then person has developed hypertension. So basically he did not have hypertension, but because he had kidney problem which has led to hypertension, that is why it is known as secondary hypertension. Like renal artery disease or due to some other endocrinal disorders like pheochromocytoma, Cushing syndrome, these lead to the secondary hypertension. Clinically, hypertension can be divided into 3 stages: mild, moderate and severe. Diastolic pressure जो होता है, जो नीचे वाला हमारा प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, वो अगर 90 to 104 है then it is mild, 105 to 114 then it is moderate, and if it is above 115 then it is graded as severe hypertension. Blood pressure is mainly controlled by two systems. Firstly, through the baroreceptors and the adrenergic nervous system. ये adrenergic nervous system जो है, ये हम लोग जो हमारी next class होगी autonomic nervous system की, उसमें we'll talk about it. तो पहला हो गया ये baroreceptor and adrenergic nervous system, and secondly through the renin-angiotensin system. Like I said, this is involved in the pathogenesis of some forms of secondary hypertension. Now, important antihypertensive drugs, there are clonidine या methyl dopa. These agents they stimulate alpha receptors in vasomotor center of brain. जो alpha receptors होते हैं उनको stimulate करते हैं, and they decrease the sympathetic outflow. Sympathetic outflow को जो decrease करेगा, that results in the fall in blood pressure and bradycardia. Now there is reserpine. It is an alkaloid known to deplete the catecholamines, adrenaline and noradrenaline and dopamine from various sites of the body. As a result, again जो ऊपर sympathetic outflow को कम करा, इधर भी sympathetic tone in the body decreases, thereby leading to decrease in blood pressure. Then there is prazosin या terazosin. They decrease in blood pressure is brought about by the blockade of alpha receptors. Again alpha receptors को block करेगा, तो lead to the relaxation of smooth muscles of blood vessels. Blood vessels relax होंगी तो blood flow जो है improve करेगा. Then there is propranolol or metoprolol. बहुत commonly it is given, propranolol या metoprolol. They decrease in blood pressure is brought about by reducing the heart rate and force of contraction. हार्ट कितना ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है, कितनी जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, वो उसको कम कर देता है. जब हार्ट से निकलने वाला ब्लड ही कम हो गया है, उस वजह से वॉल्स पे जो है या ब्लड वेसल्स पे प्रेशर कम हो जाएगा. Then there is captopril and enalapril. These are primarily used by suppressing the renin-angiotensin aldosterone system. RAS system जो होता है उसमें angiotensin 2 का जो प्रोडक्शन है वो इनहिबिट कर देगा. This decrease in angiotensin 2 results in dilatation of peripheral vessels leading to reduction in systemic vascular resistance and decreased aldosterone secretion. इस वजह से डायलेशन रहेगी, वेसोडाइलेशन, और ब्लड प्रेशर कम रहेगा. Then again very commonly heard medicine losartan. आप कोई भी हाइपरटेंशन के 10 पेशेंट उठा लो, उनमें से 4-5 को लोसार्टन चल रही होती है, लोसार्टन या टेलमिसार्टन. Then angiotensin 2 is a potent vasoconstrictor. अभी हमने ऊपर देखा तो लोसार्टन ब्लॉक्स द बाइंडिंग ऑफ एंजियोटेंसिन विद इट्स रिसेप्टर, देयरफॉर वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी क्योंकि एंजियोटेंसिन का काम रुक गया है. वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, वेसोडाइलेटेशन रहेगी, तो ब्लड प्रेशर रिमेन्स नॉर्मल. Then there is verapamil, diltiazem, nifedipine. These are basically calcium channel blockers. So calcium channel blockers का काम क्या है, कैल्शियम के जो चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा. इस वजह से क्या हो गया, जो कैल्शियम की एंट्री इनटू द मायोकार्डियल सेल्स, मसल सेल्स में जो उसकी एंट्री है, that will get decreased. Thus and leads to decrease in force of contraction of heart rate. Force of contraction कम हो जाएगा तो ब्लड का जो आउटफ्लो है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, इवेंचुअली डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर. Then hydralazine या sodium nitroprusside, they release nitrous oxide that leads to vascular smooth muscles relaxation and decrease in blood pressure.
जैसे कि ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो हमने ऊपर बात करी. So that was it from cardiovascular system. कुछ पूछना है तो पूछो, otherwise we'll move to the next topic. In case you want to ask anything, you can ask. No problem, sir. Sorry? No problem, sir. Okay, okay. So in that case, we'll start with now. Urinary system. So the drugs that are used on the urinary system. Just hold on. I'll download one image for better understanding. Sorry, I'm unable to download the photo. Let's go ahead. The drugs that are used on urinary system. So you shall study about the drugs that act on the urinary system. The functional unit of kidney is a nephron. The process of urine formation starts at the glomerulus in the nephron. In a day, जो हमारा kidney है, they filter about 180 liters of fluid, and out of which 99% is of this filtration is reabsorbed. So 180 liters का 1% हो गया 1.8 लीटर. So दिन में करीब 1.5-2 लीटर ही हम लोग यूरिन पास करते हैं नॉर्मली. कभी पानी ज़्यादा पिया तो ज़्यादा यूरिन हो जाएगी, कम पिया तो कम होगी. So 180 liters of fluid is passed through urine, passed through our kidneys. Either the photo is not there of the urinary system. So basically, let's see the urinary system थोड़ा सा. So we have got two kidneys. This is one kidney. There is other kidney. यहाँ से जो है unfiltered blood आता है. It goes through these calyces. यहाँ से होता हुआ यहाँ पे nephrons होते हैं. Each kidney has got millions of nephrons. These are the basic unit. The blood comes in, gets filtered, passes through these. This is proximal tubule. This is loop of Henle, and this is the distal tubule. So यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होते हैं. Blood passes through this, then it passes through this. Out of this, when where the sodium, potassium, chlorine, anything is required, it gets reabsorbed inside the blood circulation, and not required, it goes into the urine and comes out in the urine. So this is basically kidneys and all. What we need to know is
एक बेसिकली मान लीजिए इफ यू आर ड्रिंकिंग, आप क्या पी रहे हो, सपोज आप रूह अफ़ज़ा पी रहे हो, सिंपल सी चीज़, ठीक है, एंड यू वांट कि मेरे को इतना मीठा ही चाहिए रूह अफ़ज़ा में। अब उसके लिए क्या हो गया, इन केस रूह अफ़ज़ा ज़्यादा डल जाएगा तो यू विल ऐड मोर ऑफ वाटर, इन केस रूह अफ़ज़ा कम है तो यू विल ऐड मोर ऑफ रूह अफ़ज़ा। सिमिलरली जो हमारा ब्लड है उसमें कॉम्पोजिशन उसका फिक्स रहता है कि सोडियम कितना चाहिए उसकी रेंज है, क्लोराइड कितना है उसकी रेंज है, सो दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। इन केस सोडियम इंक्रीजेस तो या तो वो सोडियम बाहर चला जाएगा, ठीक है, या फिर हमें और वाटर ऐड करना पड़ेगा ताकि परसेंटेज ऑफ सोडियम जो है वो कांस्टेंट रहे। Considering that diuretics are there. So what are diuretics? Like I just said, these are the agents which increase the rate of urine formation by kidneys or which cause a net loss of sodium and water in urine. That is, diuretics increases the urine output of ions and fluids. Body में urine बनेगा तो उसके थ्रू सोडियम एंड वाटर जो है बाहर निकलेंगे. So this is diuretics. Clinically, diuretics are among the most widely prescribed drugs used in the management of hypertension, congestive heart failure, nephritic edema, and some cases of edema in pregnancy. पीछे हमने देखा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो डाययूरेटिक्स दिए, हमने डिजिटालिस दिया जिसका काम है यूरिन फॉर्मेशन कराना, तो बॉडी से सोडियम और फ्लूइड निकल जाएगा, अगेन इडिमा वाला जो सोडियम एंड फ्लूइड है वो वापस ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, इडिमा वुड गेट रिलीव्ड. सो the important diuretics are benzothiazides and related compounds. The main action of this drug is exerted in the early segment of the distal tubule. हमने जो पीछे देखी थी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उसमें जो डिस्टल ट्यूब्यूल है उसके अर्ली सेगमेंट में ये काम करता है. दे इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड. जो फिल्टर हो रहा है, यूरिन जो बनी है, उस यूरिन में से जो सोडियम एंड क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा. इट विल लेट द सोडियम एंड क्लोरीन रिमेन इन द urine only. As a result the absorption and water and electrolytes is inhibited because sodium is there तो water भी वहीं रहेगा. अगर वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सोडियम की जो परसेंटेज है ब्लड में, यूरिन में, वो बढ़ जाएगी, इसलिए वाटर ऑल्सो रिमेन्स इन द यूरिन. It is inhibited leading to the diuresis, that is formation of urine. These drugs are used in treatment of edema, hypertension, diabetes insipidus. Examples कौन से होगा, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड या क्लोरथायाजाइड्स. Next is high ceiling or loop diuretics. These are the best agents available for inducing marked water and electrolyte excretion. The drug used in this group is furosemide. Lasix के नाम से आती है. Most commonly used diuretic है furosemide. कोई patient emergency में आया, उसको कहते हैं भाई इसको जल्दी से Lasix ठोक दो, furosemide लगा दो, 40 mg लगाओ, 20 mg लगाओ, depending upon the condition. सबसे पहले immediately वो यूरिन पास करेगा, बॉडी से सोडियम निकलेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है. या हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जा रहा है उसमें पेशेंट को रिलीफ मिलता है. द मेन साइट ऑफ एक्शन इज द लूप ऑफ हेनले. जो सबसे नीचे की तरफ लूप आ रहा था दैट इज नोन एज द लूप ऑफ हेनले, इसीलिए इसको लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं. द हाई सीलिंग डायरेटिक्स आर इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इडिमा of cardiac or hepatic or renal origin. These are the drugs of choice in congestive heart failure. Also used for forced diuresis in case of poisoning. अगर कोई poison ले लिया है, in the thing is कि उस poison के through उस urine के through that poison can go out of the body. तो also this is given ताकि that poison it gets removed out of the body. Then there are carbonic anhydrase inhibitors. It is a potent, non-competent, reversible inhibitor of the enzyme carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase क्या करता है? It increases the tubular reabsorption of the sodium in proximal tubule in the distal tubule. जो distal tubule है एंड proximal tubule है, उसमें सोडियम का ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज कर देता है. एज अ रिजल्ट द एंजाइम इनहिबिशन, the ability of a nephron in conserving the sodium and water is reduced, thus producing diuresis. तो जो सोडियम जब एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जाता है ट्यूबुलर में, हमारे प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन में जो है वो ज़्यादा सोडियम रहेगा, ज़्यादा वाटर रहेगा, एंड बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन उसका कम होगा. ब्लड में कम रहेगा, यूरिन में ज़्यादा रहेगा, लीडिंग टू मोर diuretic effect. Then there are some
पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, इनका काम क्या होता है बेसिकली, जब बॉडी से सोडियम निकल रहा है तो बॉडी की अगर रिक्वायरमेंट है तो पोटेशियम को वो रिटेन कर लेगा, बट सोडियम विल गो आउट ऑफ द बॉडी। सो सोडियम का जो काम है वो पोटेशियम भी कर सकता है। डेली एग्जांपल में अगर आपको दूं, हम ऐसा बोलते हैं कि अगर डायरिया हो रहा है, डायरिया के केस में यू शुड गिव बनानाज। वाई? बिकॉज डायरिया में क्या हो रहा है, लूज मोशंस हैं, वाटरी स्टूल्स हैं, उसमें सोडियम निकल रहा है, क्लोराइड निकल रहा है, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स कम आउट ऑफ अ बॉडी। सो अब सोडियम को रिटेन करने के लिए क्या कहते हैं कि ओ आर एस पी ओ, क्योंकि ओ आर एस के अंदर सोडियम होता है। और खाने के लिए बोलते हैं कि केला खाना चाहिए। केला जो है हमारी गट पे भी काम करता है, मोशंस को रोकने में हेल्प करता है। ऑल्सो दीज बनानाज आर रिच इन पोटेशियम, तो जहाँ पे सोडियम लॉस हो गया है उनके रिप्लेसमेंट में पोटेशियम आ जाता है। इसीलिए जो है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स होते हैं कि अगर बॉडी से सोडियम, बॉडी में सोडियम ज़्यादा है, सोडियम निकल जाएगा, सोडियम की एक्टिविटी को रिप्लेस कौन कर लेगा? पोटेशियम। तो दीज आर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। दे प्रोमोट पोटेशियम रीएब्जॉर्प्शन, ब्लड के अंदर सॉरी जो यूरिन है, यूरिन के अंदर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन को प्रोमोट करते हैं ताकि वो ब्लड के अंदर नहीं आए। दीज आर जनरली कंबाइंड विद अदर पोटेंट डायरेटिक्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम इन एक्सचेंज फॉर सोडियम। Now they are osmotic diuretics. The primary effect of osmotic diuretics involve an increased fluid loss caused by retention of water in the renal tubules, which cannot be reabsorbed due to osmotic pressure exerted by drugs in the tubules. अगेन वही है कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा ब्लड का, सॉरी वाटर का इनसाइड द ब्लड वेसल्स, एंड इट विल रिमेन इन द kidneys and will go out of the kidneys in the form of urine. So those were the diuretics drugs. These are the antidiuretic drugs. एंटीडायरेटिक कौन से होते हैं? ये हॉर्मोन्स की फॉर्म में होते हैं बॉडी में, वेसोप्रेसिन या इसका एनालॉग जो हमने बनाया है दैट इज डेस्मोप्रेसिन। दूसरा थायजाइड डायरेटिक्स दैट आर नोन एज हाइड्रोक्लोरथायजाइड। सो एंटीडायरेटिक हॉर्मोन्स एनालॉग्स, एडीएच हो गया एंटीडायरेटिक हार्मोन, या इसको हम कहते हैं वेसोप्रेसिन। ऑक्टापेप्टाइड, 8 पेप्टाइड्स होते हैं इसमें, दैट आर रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच का काम क्या होता है? इट रिड्यूसेस द टोटल यूरिन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम यूरिन की वॉल्यूम कम करता है। एंड एब्सेंस ऑफ दिस हॉर्मोन्स कॉजेज डायबिटीज इंसिपिडस, बॉडी में से बहुत ज्यादा यूरिन बनने लग जाता है। ये साइड में लिखा है डायबिटीज इंसिपिडस, इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मींस लॉट ऑफ यूरिन, एंड पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज्यादा प्यास लगना, caused by deficient production of secretion of EDH. EDH in larger dose increases the blood pressure by direct stimulation of vascular smooth muscles. Also क्योंकि वो बॉडी में यूरिन की रिटेंशन करा रहा है, सोडियम रिटेंशन करा रहा है, तो उस वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। डेस्मोप्रेसिन क्या है? इट इज द सिंथेटिक एनालॉग ऑफ वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन इज नेचुरली फॉर्म, डेस्मोप्रेसिन इज सिंथेटिक। It is more stable than vasopressin and is reflected in prolonged duration of action. So that was from diuretics, or rather the drugs acting on urinary system. In case Chirag you want to ask, you can ask. ठीक है सर। Chirag, anything you want to ask? नो सर, नो सर। Okay. Let's take a 5-minute breaks. I'll have some water, give rest to my throat. Then we'll continue with the third unit. Meet ओके at सर। 10:55, right? ओके सर। Okay.
Sir, there is no student. Chirag is also not there. What should I do? Sir, let us wait for some time if he Okay, will no become problem. here. No problem. Sir, if no one joins in 2 3 minutes, you can
close the class as per your convenience. सर आपने अभी क्या बोला? इन केस ही डजंट लॉग इन आई शुड लॉग आउट. Yeah, if you feel convenient, you can log Okay, out I'll because wait until 11:10. 4 minutes are there. Then yeah, in case it doesn't turn up, I'll log out. yeah, sure, sir. Sure. Okay, Okay. thank you. Thank you.